नमस्कार। टुडे बिहार टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह और बिहार में छठे चरण के वोटिंग से ठीक पहले माहौल क्या है। बिहार में छठे चरण के चुनाव में वोटिंग से पहले आपको ये बताने जा रहा हूं कि कौन कैंडिडेट किन मुद्दों पर किस समीकरण से किस पर भारी है। छठे चरण की बात कर रहे हैं, यानी उत्तर बिहार का इलाका, बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाला इलाका, और यहां पर तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और राहुल गांधी की भी अग्नि परीक्षा है। नौकरी रोजगार कितना बड़ा मुद्दा बना है उत्तर बिहार में, इस पर बात करेंगे। ठाकुर के कुएं में पानी कितना है, यह भी आपको बताने जा रहे हैं। उत्तर बिहार में चुनाव इस बार बेहद ही दिलचस्प होते दिखा। शिवहर से लेकर वैशाली तक, महाराजगंज से लेकर वाल्मीकि नगर तक जो लड़ाई इस बार है वो मुकाबला बेहद ही भीषण है। मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करें, इससे पहले आपको जरा समीकरण बता देते हैं और शुरुआत करते हैं शिवहर से। लेकिन उससे पहले बताते हैं वोटिंग कहां कहां है। शिवहर, मोतिहारी, बेतिया, वाल्मीकि नगर, गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज और वैशाली में वोटिंग है। 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग से पहले जरा माहौल समझिए। शिवहर में लड़ाई है रितु जायसवाल और लवली आनंद के बीच। रितु जायसवाल राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। दूसरी ओर बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। और यहां मुद्दा बहुत कुछ है, लेकिन एक मुद्दे की चर्चा तो सरेआम मंचों से हो रही है, ठाकुर के कुएं की। और ठाकुर के कुएं पर बाहुबली आनंद मोहन को कुरेद रही है आरजेडी की रितु जायसवाल। लेकिन चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले आनंद मोहन ने मोदी को फैक्टर बनाकर शिवहर में माहौल बदल दिया है। देखिए, यहां तेजस्वी यादव की भी लगातार चुनावी दौरा हुई और तेजस्वी ने भी मंच से आनंद मोहन पर प्रहार किया, रितु जायसवाल की तारीफ की। सिंहवासनी पंचायत की मुखिया रही रितु जायसवाल लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। इससे पहले 2020 के चुनाव में परिहार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी और वो हार गई। हालांकि लोकसभा चुनाव में अपनी दमदार मजबूती को लेकर रितु जायसवाल सुर्खियों में बनी है, अपनी दमदार भाषण को लेकर चर्चा में है। लेकिन यहां पर समीकरण की बात करें तो सबसे पहला जिस समीकरण में जातीय तौर पर देखा जाए वो वैश्य का नाम है। वैश्य निर्णायक भूमिका में नहीं, वैश्य यहां ये तय करते हैं कि शिवहर लोकसभा सीट का एमपी कौन होगा। यही वजह है कि रमा देवी, जिनके खिलाफ भले नाराजगी चाहे जितनी भी क्यों ना हो, वैश्य समाज के लोगों ने वोट देकर रमा देवी को कई बार सदन भेजा। अब रमा देवी शिवहर से चुनाव नहीं लड़ रही है। बीजेपी की ये परंपरागत सीट थी और इसे काटकर जेडीयू के झोली में डाला है। वैश्य नाराज हैं तो नाराज वैश्य के लिए तेजस्वी ने यहां पर चाल चल दिया, वैश्य समाज से आने वाली रितु जायसवाल को उतारकर। दूसरी ओर यहां पर राजपूतों की भी एक बड़ी आबादी है। राजपूत के साथ साथ मुस्लिम, यादव और भूमिहार भी यहां पर बहुत निर्णायक भूमिका में है। इसके अलावा यहां पर जीत हार का जो मार्जिन तय होता है वो तय यहां पर अति पिछड़ा के लोग करते हैं। तो खैर, राजपूत वोट बैंक को अपने ओर जोड़कर आनंद मोहन देख रहे हैं, भूमिहार को अपने ओर जोड़कर देख रहे हैं। वैश्य में नरेंद्र मोदी के आने के बाद बीजेपी ने बहुत मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश की, लेकिन बना नहीं पाई। हालांकि यहां पर अब मुकाबला अगर पिछले 5 दिनों के तुलना में करें तो आज के समय में वोटिंग से ठीक पहले आनंद मोहन भी बेहद मजबूत हो चुके हैं और लड़ाई दिलचस्प हो चुका है। आरजेडी ने जिस वजह से रितु जायसवाल को मैदान में उतारा उसमें कहीं ना कहीं कामयाब होती दिख रही है। और यहां पर रितु जायसवाल वैश्य वोटर में, बीजेपी के कोर वोटर में बेहतरीन तरीके से सिंधमारी की और वो सिंधमारी करके कामयाब भी नजर आ रही है। खैर, शिवहर की लड़ाई बहुत दिलचस्प है। नौकरी से लेकर पढ़ाई कमाई के साथ साथ दवाई के साथ सिंचाई के साथ ठाकुर का कुआं आनंद मोहन वाला, कल ठाकुर का, जल ठाकुर का, नल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मुटेठी पर हाथ अपनी फसल ठाकुर का, ये भी काफी सुर्खियों में है।
तो शिवहर के बाद अब मोतिहारी की बात कर लेते हैं। मोतिहारी में उत्तर बिहार में बीजेपी के विश्व पितामह कहे जाने वाले राधा मोहन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और राधा मोहन सिंह अगर चुनाव जीतते हैं तो वो 7वीं बार देश के सबसे बड़े सदन के सदस्य होंगे। राधा मोहन सिंह का मुकाबला इस बार है राजेश कुशवाहा से। यहां पर तेजस्वी ने कुशवाहा जाति से आने वाले डॉक्टर राजेश को टिकट देकर मुकाबले को बेहद दिलचस्प बनाया। खास तौर पर देखा जाए तो महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर 2019 में आकाश लड़े। भूमिहारों का वोट जो है वो ट्रांसफर हुआ, लेकिन आकाश प्रसाद सिंह इस बार वहां से नहीं भिड़ रहे हैं। तो एक तौर पर देखा जाए तो इस बार भूमिहार का वोट जरूर अपने तरफ देख रहे हैं राधा मोहन सिंह, लेकिन यहाँ पर जो उनके कोर वोटर में शामिल लोग थे उनके वोट जो हैं वो कम हो चुके हैं और यही वजह है कि राधा मोहन सिंह की थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ी है, टेंशन बढ़ी हुई है। हालांकि बहुत ही मजबूती से मोतिहारी में राधा मोहन सिंह फाइट देते नजर आ रहे हैं। मोतिहारी के बाद बेतिया की बात करेंगे। देखिए, बेतिया में संजय जायसवाल काफी टेंशन में है। संजय जायसवाल की चिंता काफी बढ़ी हुई है। संजय जायसवाल की मुश्किल किसने बढ़ाई है? बीजेपी के संजय जायसवाल को टेंशन में डाल दिया है। बीजेपी के संजय जायसवाल को टेंशन में डाल दिया है कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी ने। इससे पहले मोतिहारी के बारे में एक बार फिर से बता देते हैं आपको। यहां पर स्वर्ण जाति के साथ साथ यादव मुस्लिम भी ये तय करते हैं कि कौन चुनाव जीतेगा। सहनी निषाद जाति के लोगों की भी एक बड़ी भूमिका है और यहां पर निषादों की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे डॉक्टर राजेश और राधा मोहन सिंह के बीच जो मुकाबला है मोतिहारी में वो लगातार दिलचस्प होते दिख रहा है। खैर, मोतिहारी के बाद आपको गणित समझाते हैं अब बेतिया की। देखिए, बेतिया में लड़ाई जो है वो आर पार की है। बेतिया में जो खास तौर पर लालू यादव का फैक्टर वाला समीकरण है वो समीकरण पूरी तरीके से एमवाई समीकरण जो है वो मदन मोहन तिवारी के पक्ष में है। दूसरी ओर एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट है, जो संजय जायसवाल को लेकर नाराजगी है, वो वोट जो है वो भी ट्रांसफर होते दिख रहा है कांग्रेस को उम्मीदवार के पक्ष में। और पहली बार अगर कहा जाए तो एक लंबी लड़ाई में संजय जायसवाल इतनी मुश्किलों से घिरे और इस तरीके से एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उनके सामने मदन मोहन तिवारी नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए इसके अलावा वाल्मीकि नगर की, तो जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर सुनील कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी से आरजेडी में आए दीपक यादव को टिकट दे दिया है। देखिए, तेजस्वी यादव ने। दीपक यादव कौन है? बगाहा चीनी मिल के वो एमडी हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो खास तौर पर वहां पर तेजस्वी की एमवाई समीकरण के साथ साथ जो बीजेपी के कोर वोटर हैं उन्हें भी अपने ओर खींचते हुए समेटते हुए नजर आए। हालांकि लड़ाई तो भीषण है, वहां पर भीषण लड़ाई है। वहां पर एक बड़ा मुद्दा बन गया है नौकरी और रोजगार का, और दूसरी ओर स्थानीय सांसद के विकास कार्य का भी एक बड़ा मुद्दा है। तो वहां पर सुनील कुमार की मजबूती को लेकर भी आप ये जरूर कह सकते हैं कि एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, सिटिंग एमपी हैं। और बगाहा वाल्मीकि नगर के इलाके में जिस तरीके से दीपक यादव की पूरी कैंपेनिंग रही, लगातार तेजस्वी की रैलियां हुई, आज के वक्त में अगर बात की जाए वोटिंग से ठीक पहले तक की, तो अब लड़ाई आर पार की हो गई है। अब सबकी नज़र है जो थारू समाज के वोटर हैं उन पर, खास तौर पर जो ब्राह्मण हैं, जो स्वर्ण वोटर हैं, जिनकी नाराजगी जो है वो एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ है, वो किधर ट्रांसफ़र होता है, वो कितना कुछ कामयाब हो पाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज में कहीं ना कहीं थोड़ी सी जरूर बड़ी अगर आप कहें तो चुनौती के तौर पर इस लड़ाई को तेजस्वी और मुकेश सहनी ने लिया, लेकिन यहाँ पर फिसलते हुए नजर आए। और यहाँ पर जेडीयू के कैंडिडेट आलोक सुमन जो हैं वो एक काफ़ी मजबूत स्थिति में आज के तौर पर देख रहे हैं। अगर समीकरण को छोड़ दिया जाए तो तेजस्वी की जो रैलियां हुई उन रैलियों में जो भीड़ कम थी, इस पर भी चिंता आरजेडी नेतृत्व ने जताई। और खास तौर पर वीआईपी के उम्मीदवार देने की वजह से यहाँ पर नाराजगी हुई है। और लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है, यहाँ जो है वो वीआईपी काफ़ी कमजोर पड़ती हुई नजर आई। सिवान की बात करें, देखिए सिवान में मुकाबला बेहद दिलचस्प है। सिवान में हेना साहब चुनाव लड़ रही है, यहाँ पर विजय लक्ष्मी जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रही है, तो अवध बिहारी चौधरी जो है वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए सिवान की पहचान जो है वो साहबुद्दीन को लेकर होती है। साहबुद्दीन अब इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दिवंगत साहबुद्दीन की पत्नी हेना साहब जब
चुनाव लड़ रही है तो हेना साहब को समर्थन उन वोटरों का है जिसकी उम्मीद कभी हेना साहब ने नहीं की। जो एनडीए के कोर वोटर माने जाते हैं वो हेना साहब के साथ घूमते हुए नजर आए और यही वजह है कि यहां पर एक तरीके से कहें तो स्थिति कहीं ना कहीं एनडीए उम्मीदवार की जो है वो पिछली बार की तुलना में बहुत कमजोर हो गई। हेना साहब के चुनाव लड़ने का जिस तरीके से देखा जा रहा था कि फायदा जो है वो आरजेडी को हो सकता है, वो फायदा कहीं ना कहीं, माफी चाहता हूं, जो फायदा एनडीए को देखा जा रहा था, जेडीयू के कैंडिडेट को देखा जा रहा था, वो फायदा अब आरजेडी में दिखने लगा है। और यही वजह है कि एक तरीके से इस लड़ाई में अवध बिहारी चौधरी भी खुद को काफी मजबूत समझ रहे हैं और एमवाई समीकरण के अंदर सेंधमारी करने की एक पूरी बड़ी रणनीति है। लेकिन सबकी नजर है मुसलमानों के वोट पर। दूसरी ओर हेना साहब जिस वोट को अपने वो ट्रांसफर कराती नजर आ रही है वो स्वर्ण जाति के लोग हैं। आपको ये बता दें कि हेना साहब के सामने जिसकी उम्मीदवारी है जेडीयू के टिकट पर, वो सियासत के दहलीज पर जो है वो नई नई कदम रखी हैं, लेकिन जेडीयू के टिकट पर लड़ रही हैं। उनके पति का जो है वो लेफ्ट से एक पुराना नाता रिश्ता रहा है और वहाँ की जो मुद्दे हैं वो मुद्दे आज भी वहां के लोग नहीं भूले कि जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं उनके पति की पूर्व के समय में छवि कैसी रही है। तो एक तरीके से कहें तो यहां पर त्रिकोणीय लड़ाई और आरजेडी को अगर हेना साहब मैदान में कमजोर कर रही है तो इसका सीधा फायदा जेडीयू को मिलेगा। लेकिन जो वोट बैंक इस वक्त तक ट्रांसफर होते हेना साहब की ओर दिख रहा है वो आरजेडी को मजबूत करते दिख रहा है सीवान में। इसके अलावा महाराजगंज की बात करेंगे। देखिए, महाराजगंज से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और कांग्रेस के आकाश सिंह। सिग्रीवाल 10 सालों से सांसद हैं और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हालांकि वो चुनाव लड़ते हैं। एक बेहद दिलचस्प बात यह है, सिग्रीवाल के क्षेत्र में विकास के कार्य की बात की जाए तो भले ही लंबी लंबी बातें सिग्रीवाल क्यों ना फेंक लें, लेकिन क्षेत्र में अब भी नाराजगी इस वजह से है कि उन्होंने काम क्या किया है। हम लगातार महाराजगंज के इलाके की दौरा पर थे और महाराजगंज में हमने देखा कि महाराजगंज में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के काम क्या क्या हैं। जब हमने वहां के लोगों से बातचीत की ग्राउंड पर जाकर, तो वहां के लोगों का साफ तौर पर कहना था कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने 3 तरीके के काम किए हैं। एक, वो बाढ़ में बिस्किट बांटकर नाम कमा लेते हैं, पार्ले जी बांटते हैं, छठघाट बनवाते हैं। दूसरी ओर वो शादी विवाह और फंक्शनों में जाकर केक खूब अच्छे से काटते हैं और वो उनके साथ जो है वो शिरकत करते हैं। तो एक तरीके से कहे नाराजगी थी। लेकिन यहां पर एक युवा कैंडिडेट के तौर पर आकाश सिंह चुनाव लड़ रहे थे। अंत समय में कांग्रेस ने जिस तरीके से एक मजबूत यहां पर अब स्थिति बना ली है, बीजेपी की हवा टाइट है। खास तौर पर पिछली बार के चुनाव में जो भूमिहार जाति के वोटर्स जो हैं, जो भूमिहार जाति के लोगों का वोट मिला हुआ था सिग्रीवाल को, वो वोट कहीं ना कहीं जातीय तौर पर देखा जाए तो पूरी तरीके से ट्रांसफर होते नजर आ रहा है कांग्रेस के उम्मीदवार आकाश प्रसाद सिंह के बीच। यहां पर राजपूत बनाम भूमिहार की लड़ाई है। यहां पर तेजस्वी और लालू का जो समीकरण है, जो समीकरण मुस्लिम यादवों का समीकरण है, यह समीकरण इस बार पूरा सटीक है। पिछली बार के चुनाव में यादव जाति के लोग जो हैं वो सिग्रीवाल के साथ खड़े हो गए थे और कुछ एक यादव जो हैं वो रणधीर सिंह के साथ थे जो लालटेन के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। और उस वक्त एक बड़ा मुद्दा बन गया था उस क्षेत्र के कलाकार के ऊपर टिप्पणी को लेकर। और अब इस बार यहां पर आकाश सिंह ने एक बड़ी मजबूती बना ली है। बात करेंगे अगर हम महाराजगंज के बाद वैशाली की, तो यहां पे भूमिहार और राजपूत के बीच लड़ाई है। वीणा देवी और मुन्ना शुक्ला के बीच लड़ाई है। मुन्ना शुक्ला खास तौर पर यहां पर आज के वक्त में काफी मजबूत हो गए हैं। क्षेत्र से गायब रहने वाली, पार्टी के साथ गद्दारी करने वाली नेत्री वीणा देवी की स्थिति हिली हुई है। खास तौर पर अगर आज के वक्त में बात की जाए चुनाव से ठीक पहले, तो वैशाली लोकसभा क्षेत्र सीट पर, तो ये तमाम 59 सीटों की गणित हैं। सबसे बड़ी चीज कि यहां पर वैशाली में जो है वो भूमिहारों की संख्या काफी अधिक है। भूमिहार जो है वो ये तय करते हैं कि जीत हार किसकी होगी। और देखा जाए तो आरजेडी पूरी तरीके से भूमाई समीकरण इस बार बना चुकी है और वैशाली में मुन्ना शुक्ला जीत के कदम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सिटिंग एमपी वीणा देवी टक्कर दे रही है। तो ये 8 सीट के सियासी गणित, आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद।